नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ण विचार के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वर्ण विचार को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझसे आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप में ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसको आप लोग जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। उसके बाद जो अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप उसको पहले टिक करिएगा। उसके बाद आप लोग लास्ट में देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको हमको बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। उसके बाद अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले आपको अनुस्वार को पता होना चाहिए, अनुस्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार आपको पता होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पूछता है उच्चारण स्थान, तो आप सबसे पहले उसको बोल के देखिएगा कि वो जब आप उसको बोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि जो वर्ण जहाँ से बोला जाएगा वो वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जरा आप इसको बोल के देखिए, अंग अंग आप बोल रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जब हम इसका अंग बोल रहे हैं तो जो प्राणवायु है वो नाक से बाहर आ रही है। तो जहाँ से जब हम लोग कोई वर्ण बोलते हैं और वो नाक से वो प्राणवायु बाहर आती है तो उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है। पंचम अक्षर यहाँ पूछ रहा है, वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले आपको वर्ग समझना होगा, वर्ग किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का वर्ग होता है, फिर उसके बाद चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर उसके बाद आपको ता वर्ग और पा वर्ग, और फिर उसके बाद का वर्ग में पांच वर्ण होते हैं। कौन कौन से, का, खा, गा, घा, ङा। ऐसे ही चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञा। फिर उसके बाद टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो देखिए, हर एक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो कौन सा है, यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है। तो पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान, आप इसको जरा आप बोलिए ङा। तो अगर आपको इसको आप बोल रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये भी जो है, जब हम इसको बोल रहे हैं तो जो प्राणवायु वो नाक से बाहर आ रही है। तो यहाँ भी हम लोगों का उच्चारण स्थान जो होगा वो नासिका होगा। ठीक है, यानी कि वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। ठीक है, इन सब का जो है चाहे ङ हो, या हो, डा हो, ना हो, मा हो, इन सब का उच्चारण स्थान जो हो नासिका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, वा का उच्चारण स्थान है वा। अब जरा इसको आप बोल के देखिए, वा का उच्चारण स्थान आपको खुद पता चलेगा। वा जब हम बोल रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे आपको पता चला। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है दंत तालु, फिर दूसरा है कंठ तालु, नेक्स्ट है कंठोष्ठ, और डी ऑप्शन है दंतोष्ठ। जब हम वा बोल रहे हैं तो वा का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतोष्ठ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग, देखिए इसके पहले पूछा गया था अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा रहा है। ठीक है, जब आप विसर्ग को आप बोलोगे, ठीक है, तो आप जरा इसको बोल के देखिए, बोलिए अह। अगर आप बोल रहे हो तो क्या लग रहा है आपको कि जो है ये कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। यानी कि का उच्चारण स्थान क्या लग रहा है, कंठ। ठीक है, यानी कि का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आ के योग से
आ के योग होने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसको, जब छोटा आ के साथ में छोटा आ मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ठीक है, ऐसे ही जब छोटा आ के साथ बड़ा आ बनता है, मिलता है, तो भी क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। अगर बड़ा आ के साथ में छोटा आ मिलता है तो भी क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। अगर बड़े आ के साथ में बड़ा आ मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बड़ा आ के साथ में छोटा आ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा आ के साथ में छोटा आ, तो क्या बन रहा है, बड़ा आ, यानी कि हर एक कंडीशन में बड़ा आ बन रहा है। तो यहाँ इस ऑप्शन का बी आंसर सही होगा, बड़ा आ। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है, चा वर्ण। ठीक है, चा वर्ण जो है, अब देखिए जैसे इसके पहले मैं बताया हूँ कि जो है किस वर्ग के अक्षर जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे देखिए चा वर्ण पूछा है, तो चा वर्ण जो है वो किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। ठीक है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चलिए आप लोग बताइए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, जैसे का वर्ग का क्या है, मूर्धा है, सॉरी का वर्ग का कंठ है। ठीक है, और चा वर्ग का तालु है। ठीक है, फिर ऐसे टा वर्ग का मूर्धा है। ठीक है, ऐसे आपको सभी वर्गों के उच्चारण स्थान मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो चा वर्ग में ही चा आता है, तो चा वर्ण का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है उसके अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। तो अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंतस्थ में आपको पता होगा कि या रा लावा आता है। ठीक है, या रा लावा, तो कितने हैं, 4 हैं। तो यही 4 जो हैं वर्ण सम्मिलित होते हैं किसमें, अंतस्थ में। क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, फिर हा, ये तो उसमें व्यंजन हो गया, और ये जो हो गया आपका ये या रा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। फिर इधर ये देखिए आपको स्वर दिख रहे होंगे, और फिर ये ड़ा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये कुछ छत्राज्ञा जो है ये आपको संयुक्त व्यंजन है। फिर ये हा जो है ये आपके ऊष् व्यंजन में है। तो ये सब तो आंसर ये गलत है, तो इसमें आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, या रा लावा। और उसके बाद नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए, जो आपको ये 5 वर्ग मिलते हैं, जैसे का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये पांचों वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, ठीक है, टोटल ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या ये जैसे का से लेकर के ङा तक, चा से लेकर के यहाँ तक, तो ऐसे ये टोटल का से लेकर के 5, ये का चा टा तब पाँचों वर्ग का जो 5 वर्ण है सभी मिला करके स्पर्श व्यंजन कराते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ का से शुरू होगा और यहाँ पा फा बा फा मा, लास्ट कौन सा होगा, माँ होगा। ठीक है, तो का से लेकर के जो माँ तक होगा ये सभी क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। तो अब इसमें से आप लोग देख लीजिए कौन सा है, का से ङा तक, ये तो गलत है पहला। का से ना तक, ये भी गलत है। का से माँ तक, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर का से ज्ञा तक, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है, का से माँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं, तो देखिए स्वर के कितने भेद हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्वर के कितने, स्वर जो है एक कौन कौन सा होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है, और दूसरा दीर्घ होता है, और तीसरा जो होता है वो प्लुत होता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3, तो स्वर के कितने भेद हैं, 3, यानी बी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है वर्ण का अर्थ है। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं ऑप्शन, किसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, पद है, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट
प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ध्वनि, बी ऑप्शन है शब्द, सी पद, डी ऑप्शन वाक्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए यानी ध्वनि। नेक्स्ट है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में, जैसे देखिए आप लोग इसके पहले आप लोगों को भी मैंने बताया कि जो का वर्ग है वो कंठ है, चा वर्ग है वो तालु है, तो टा वर्ग जो है वो कौन सा है? मूर्धा है यानी मूर्धन्य है। ठीक है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। और टा वर्ग में मूर्धन्य से रिलेटेड और कुछ हैं, जैसे देखिए री जो है ये भी मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए भी मूर्धन्य वर्ण हुआ। और टा वर्ग के जो 5 अक्षर हैं ये भी मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए भी मूर्धन्य वर्ण है। ये रा जो है ये भी आपको ये भी मूर्धा से बोला जाता है और इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये मूर्धन्य शा भी है। तो ये सब जो है मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए भी सब मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण यानी कि जो वर्ण दांत, जब हमारी जिह्वा दांत को टच करती है यानी वहाँ से जब बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण बोले जाते हैं उसको हम लोग दंत्य वर्ण कहेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वक्त, दूसरा ऑप्शन है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है वक्र, चौथा है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है? व। ठीक है, दूसरे में भी व, तीसरे में भी व, चौथे में भी व। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे अक्षर को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे का, यहाँ पे रा और यहाँ पे का और यहाँ पे रा। अब देखिए जो है रा के पहले क्या आता है? का, तो यानी रा बाद में आएगा, तो जो रा वाला है ऑप्शन ये तो कट जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए 2 ऑप्शन में का मिल रहा है, तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है। तीसरे वर्ण को देखते हैं, यहाँ पे ता और यहाँ पे रा। तो देखिए ता जो है वो रा से पहले आता है, यानी रा जो है वो बाद में आता है। तो जो पहले आता है वही शब्द पहले होगा, तो ये बाद में आता है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए ऑप्शन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न और देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नोट्स में वर्णमाला में का से पहले का आता है, यानी कि इस वाले का से पहले ये वाला का आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? अंग जो है वो किस वर्ण से पहले आता है? तो आ वर्ण से पहले आता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान है। घा का उच्चारण स्थान आप लोग देख लीजिए, घा किस वर्ग में आता है? तो घा जो है वो किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। ठीक है, जब आप बोलेंगे तो का खा गा घा का वर्ग में आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तो यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, फिर है छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है का और ये मूर्धन्य शा, फिर का और चा, फिर का और छा, का और शा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, का और मूर्धन्य शा से। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह किसको कहा जाता है? एक अनुस्वार को कहा जाता है और एक विसर्ग को कहा जाता है। तो अब इसमें से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। एक पहला यहाँ विसर्ग है, दूसरा महाप्राण, तीसरा संयुक्त व्यंजन और चौथा अल्प प्राण। तो यहाँ पे कौन सा है सही? विसर्ग, क्योंकि विसर्ग जो है वो अयोगवाह है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फिर है अर्धस्वर, ये देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रश्न आया है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर किसको कहते हैं? या और वाह, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है, या और वाह। ठीक है, फिर ङ का उच्चारण स्थान है। ङ का उच्चारण स्थान है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो कौन सा होता है? उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? नासिका हो, यानी नासिक के। ठीक है, यानी का वर्ग का 5वां हो या चा वर्ग का 5वां, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है
ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए ये 3 प्रकार के श होते हैं और इनको आप लोग समझ लीजिए। देखिए बचपन में हम लोग इसको बड़ा श बोलते थे, इसको खट्टी श बोलते थे और इसको छोटा सा बोलते थे। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखना है ये जो है तालव्य श है, ये मूर्धन्य श और ये दंत श है। तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा है तो ये कौन सा श है, तालव्य श। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका तालु सही है। ठीक है। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय प्राणवायु गर्म निकलती है, उसको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनमें से कौन सा है, देखिए यारा लावा तो अंतस्थ हो गया, फिर शा 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 हा ये आपका ऊष्म वर्ण यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जीभ जो है जब हमारे दांतों को टच करती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यानी कि ऐसे वर्ण जब हम बोलें तो हमारी जो जिह्वा है वो दांतों को टच करे तो उसको हम लोग कौन सा उच्चारण स्थान समझते हैं, जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो अब देख लीजिए कौन कौन से इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है या, बी है छ, सी है त्रा और डी है ज्ञा। तो हम लोगों को पता है जो ये छ त्रा ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। ये कौन सा है, ये संयुक्त है। ठीक है, तो अब इनमें से बच कौन सा रहा है, ए ऑप्शन बच रहा है या, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए या। फिर नेक्स्ट है औ वर्ण किसके संयोग से बना है। औ वर्ण, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आ और ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। फिर आ के साथ में ओ मिलाते हैं तो क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आ और ओ कहाँ पे आया है। तो देखिए पहले में आ ऊ आया है, बी वाले ऑप्शन में आ और ओ आया है, सी ऑप्शन में आ और ओ आया है और डी ऑप्शन आ और ऊ आया है। यानी सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आ और ओ। ठीक है, इसके संयोग से ओ बनता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर इनमें से कौन से हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी जिसको बोलते समय एक मात्रा का समय लगे उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। अब ये जिसमें मिलेंगे वही सही है। देखिए पहले ऑप्शन में ये मिल जा रहा आ ई ऊ री, यही ए ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में आ और देखिए एक दीर्घ ई आ जा रहा है। तीसरा ऑप्शन में इसमें संयुक्त स्वर भी आ जा रहा है और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन जो इसका है यही सही है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है इनमें से किसे समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर, देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये माउथ की कुछ स्थितियाँ हैं। ये ऊपर ये तालु है, ठीक है, और ये उसके बाद यहाँ पे जिह्वा की 4 स्थितियाँ होती हैं, 1 2 3 4। तो ये जो नीचे की स्थिति से जो सबसे होती है इसको हम लोग विपरीत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो होती है इसको हम लोग अर्ध विपरीत कहते हैं और उसके बाद ये वाली स्थिति जो बनती है इसको अर्ध समृद्ध कहते हैं और ये जो सबसे ऊपर होती है इसको हम लोग समृद्ध कहते हैं। तो जो यहाँ से इस स्थान से जो बोले जाते हैं स्वर, ठीक है, उसको हम लोग विपरीत स्वर कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, एक है बड़ी ई, छोटी ई, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये ऑप्शन है कि बी ऑप्शन में ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ओ। फिर सी ऑप्शन ए आ ओ, डी ऑप्शन आ ई ऊ। तो इनमें से कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, छोटी बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है फिगर के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आ का उच्चारण स्थान है। आ अगर आप बोल रहे हो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। आ बोल रहे हो तो कहाँ से लग रहा है इसका उच्चारण हो रहा है, कंठ से। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। फिर है मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए ये आ ई ऊ और री, यही क्या है, मूल स्वर है। तो ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4। तो ये पहला ऑप्शन सही है, 4। फिर है नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन है 14 सितंबर को। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को ही भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को हमारे भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा के रूप में उसको मान्यता मिली थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये राजभाषा है, राज्य भाषा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें हमारे सरकारी कामकाज यानी ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, ठीक है, वो हमारी राजभाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। यहाँ देखिए इंग्लिश से समझ में आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद यह भारतीय संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है, यहाँ हिंदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यहाँ 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं यानी कि हिंदी भी है, हिंदी के साथ साथ और भी 21 भाषाएं हैं। ठीक है, इन सबको किस में मान्यता मिली है? यानी कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? जैसे का वर्ग का हम लोग देखते हैं का, ख, ग, घ, ङ। कह रहा है कि हर वर्ग का, तो हम लोग एक और लिखते हैं च, छ, ज, झ और या। तो हर वर्ग का पहला यानी ये वाला, ठीक, और तीसरा ये वाला और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था कि आप लोगों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पहला यानी कि हर प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा मीन्स का, ख, ग, घ, ङ। देखिए ये पहला हो गया, तीसरा हो गया और ये 5वां हो गया, लेकिन बस कौन सा रहा है? ये दूसरा और ये चौथा। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो देखिए पहला और तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो तो अल्प प्राण हो गया, तो जो बच रहा है वो महाप्राण हो गया, यानी कि ये दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन का ए सही है, महाप्राण। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्न में से किसे अल्प प्राण कहते हैं? देखिए अभी पीछे ही मैंने बताया अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण मतलब पहला और तीसरा और 5वां, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो होगा वो अल्प प्राण होगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहले में क्या है? क, च, ग। तो क जो है वो पहला है, चा जो है, चा भी क्या है? पहला है, और ग, क, ख, ग कौन सा होगा? तीसरा होगा। फिर दूसरे में देखते हैं, का और चा ये पहला है, छा ये दूसरा है, यानी कि दूसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है। फिर नेक्स्ट है गा और झा, देखिए गा तीसरा और झा कौन सा? चौथा है, ये भी ऑप्शन गलत है। टा, ठा पहला, दूसरा और उसके बाद ये तीसरा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? ए ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यानी कि का, च, ग ये जो है अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण पूछ रहा है। ठीक है, तो महाप्राण कौन कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, पहले में क्या है? का यहाँ पे आया, तो यानी कि ये पहला वर्ण आया, तो यानी ये गलत है पहले ही। दूसरा है का,
च, यहाँ पे भी देखिए पहला आया तो इसमें ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है का, ख, ग देखिए तीसरा है और ग के बाद ग और इसके च, छ, ज, झ ये चौथा है, तो ये तीसरा और चौथा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ये का, ख सॉरी ट, ठ, ड, यानी देखिए ट, ठ, ड, ध, ड़, तो कौन सा होगा महाप्राण में, कौन सा दूसरा और चौथा, तो इसमें ये देखिए दूसरा और चौथा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। जैसे देखिए अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप जो है इसको आप लिख करके भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले लिख लिया करिए, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने आपको बताया कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। ये देखिए का, च, ग ये तो आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। ये स्र, ज्ञ और उसके बाद त्र ये संयुक्त व्यंजन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ड, ढ, फिर यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है उसके नीचे क्या होता है, ऐसे बिंदु लगा होता है। ठीक है, और तो इसमें कौन सा मिल रहा है आपको, ये सी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है, नीचे ये बिंदु लगा हुआ है, तो यही क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।